अरे वाह ज्योति, आज तो तू बहुत जल्दी काम पे आ गई। वैसे आजकल तो टाइम पर ही काम पे आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वैसे आपको तो पता ही है कि मेरी शादी तय हो गई है और आजकल माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए जल्दी यहाँ का काम निपटाकर घर पे चली जाती हूँ और फिर घर पे बापू के लिए रोटी सब्जी भी बनानी होती है। ठीक है, फिर एक काम कर, पहले तो पार्लर खोल के वहाँ पे झाड़ू पोछा कर ले, फिर यहाँ पे सफाई कर लेना। वैसे आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी, मैं सफाई कर दे रही हूँ। रेशमा पूनम के यहाँ काम करती थी। पूनम ने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल रखा था जो बहुत सालों से चला रही थी। पूनम के पास बहुत से कस्टमर आते थे। उनमें से एक प्रिया नाम की लेडी भी थी जो अक्सर पूनम के ब्यूटी पार्लर आती रहती थी, इसलिए पूनम उसकी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। प्रिया दीदी, ये लो पानी। हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? वैसे आज मेरा सोमवार का व्रत है, अगर मैं जूठे हाथों से पानी लूंगी या फिर कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। अरे हाँ दीदी, मैं नहाकर ही आई हूँ। वैसे भी आज मेरा भी सोमवार का व्रत है। रेशमा जाओ और हमारे लिए चाय बना कर लाओ। प्रिया तुम बैठो, एक ब्राइडल मेकअप आया है, मैं वो तैयार कर लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी और उसी दिन मेरा फेशियल कर देना। वैसे भी तुझे पता ही है कि रिलेशन में शादी है, तो मैं फ्राइडे से पहले ही ये सब तुझसे करवा लूंगी और मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और अच्छा सा हेयर स्टाइल भी कर देना। अरे हाँ हाँ ठीक है बाबा, कर दूंगी। अगले 3 दिन तक प्रिया पार्लर में आती रही क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच रेशमा भी काम पर आती रही। रेशमा दीदी, वैसे दुल्हन के मेकअप में तो बहुत पैसे लगते होंगे ना? हाँ वैसे तो मैं सबसे पैसे लेती हूँ, लेकिन तेरा मेकअप मैं फ्री में करूँगी। वैसे तेरी शादी में तो अभी टाइम है ना? हाँ दीदी, वैसे तो कुछ दिन है, लेकिन थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगी, ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई थी। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, अब थक गई होगी। पूनम की सहेली प्रिया ये सभी बातें सुन चुकी थी। पूनम, मैं ये क्या सुन रही हूँ? रेशमा की शादी होने वाली है। हाँ तूने ये बिल्कुल ठीक सुना, इसी महीने के 15 तारीख को इसकी शादी है, इसलिए मैं ही इसका मेकअप कर रही हूँ। वैसे इसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तू पागल हो गई क्या? तेरा दिमाग खराब है? इतने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट तो उस गरीब के चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम करने वाली है, उसे तैयार करने में तू खुद सोच, तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तो बहुत सीधी है। अरे काम करने वाली बहुत चालाक होती हैं, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती हैं ताकि तुझ जैसे सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा सके। अरे नहीं नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में बहुत गरीब है। और फिर तू ही सोच, आखिर उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है और वो मेरी काम करने वाली है, इतना मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर मैं तो तुझे यही कहूँगी कि काम वाली को इतना सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। देखना, जब ये तेरे साथ कुछ गलत करेगी तब जाकर तुझे अकल आएगी। पूनम प्रिया की बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन प्रिया अपने आप को साबित करने के लिए अपने मन में एक योजना बना चुकी थी। प्रिया के घर जो फंक्शन था उसके लिए वो पार्लर में तैयार होने के लिए आई थी। अरे यार, मैंने मेकअप किट यहीं पे रखा था, पर सुबह से ढूंढ रही हूँ, न जाने वो कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा। अरे यार क्या हुआ? तू जल्दी से मेरा हेयर स्टाइल और मेकअप कर दे, फंक्शन के लिए मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अगर मुझे पता होता कि तेरा मेकअप किट मिल ही नहीं रहा तो मैं यहाँ आई ही नहीं होती। वैसे रखा कहाँ था? पता नहीं कहाँ रखा था, हेल्पर से भी पूछ लिया पर उन्हें भी नहीं पता। खैर छोड़, मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगी। मैं तेरा दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट से तेरा मेकअप कर दे रही हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, कहीं रेशमा ने तो तेरा मेकअप किट नहीं न चुरा लिया? वैसे भी कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ रेशमा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं करेगी। अब चल, तेरा मेकअप कर दे रही हूँ, वैसे भी तुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। पूनम प्रिया का मेकअप करने लगती है।
तभी प्रिया पूनम से बोलती है, पूनम मुझे वॉशरूम जाना है, तो मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना। तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। और हाँ, मेरा पर्स यहीं रखा है, अगर कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, उसमें पैसे हैं, और मेरा फ़ोन भी यहीं पर रखा है। अरे हाँ, मैं ध्यान रखूँगी। वैसे भी मैं आज पार्लर में अकेली हूँ, सभी हेल्पर्स छुट्टी में गए हैं। प्रिया वॉशरूम चली जाती है, तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। अरे, ये तो प्रिया की मम्मी का फ़ोन आ रहा है। जरूर वो प्रिया को तैयार होने के बारे में पूछ रही होंगी। एक काम करती हूँ, मैं उठाकर बात कर लेती हूँ। पूनम कॉल उठाकर हेलो करने ही वाली होती है, तभी पीछे से प्रिया की मम्मी का आवाज आता है। अरे प्रिया, तू पूनम के पार्लर से आने में इतना देर कर दी। तू जो उसके पार्लर से मेकअप किट लाई है, क्या मैं उसे खुद ही इस्तेमाल कर लूं? नमस्ते आंटी जी, मैं पूनम बात कर रही हूँ। प्रिया वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वैसे प्रिया बता रही थी कि तूने जो उसे मेकअप किट दिया है उसमें काफ़ी अच्छा सामान है, और मैं पार्लर आई नहीं, और प्रिया को भी आने में टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही से तैयार हो जाती हूँ। अच्छा चलो बेटा, तू प्रिया आए तो उससे बोल देना, उसकी मम्मी का कॉल आया था। ठीक है आंटी जी, जब प्रिया आएगी तो मैं उससे बोल दूंगी। ठीक है, नमस्ते। प्रिया जब पूनम की सच्चाई जानती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रिया, तुम्हारा उस दिन का और आज का मिलाकर 6,000 रुपये बिल बने हैं, तो मुझे तुम आज ही दे जाना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पूनम, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और तुम मुझसे बहुत ही कम पैसे लेती हो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ प्रिया, तुमने एक गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया है। आखिर तुम्हारी रेशमा से क्या दुश्मनी है जो तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया? आखिर एक गरीब के लिए इतनी नफरत क्यों? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहाँ से चलती बनो। मुझे सब पता चल गया है। अभी तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। मेकअप किट तुमने चुराया और इल्जाम बेचारी रेशमा पे लगा दिया। मुझे तो सोचकर ही अपने आप पे घिन आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से दोस्ती की। जल्दी से अपना हेयर स्टाइल कराओ और बिल चुकता करके यहाँ से चलती बनो। प्रिया का मुंह बन जाता है और वहाँ से पैसे देकर अपने घर चली जाती है। रेशमा ये सब कुछ जान चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पूनम रेशमा को गले से लगा लेती है। रेशमा रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं समझ पाते। देखना, मैं तुम्हारे शादी में तुम्हारा कितना अच्छा मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखते रह जाएंगे। और हाँ, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लहंगा भी खरीद कर रखा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट। दीदी, आप बहुत अच्छी हो दीदी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेशमा की शादी का दिन आता है। और शादी वाले दिन पूनम जो रेशमा के लिए लहंगा खरीद कर लाई थी, वो उसे पहनाकर उसका बहुत ही सुंदर सा मेकअप करती है। रेशमा के माता पिता और उसके ससुराल वाले उसे इतना खूबसूरत रूप में देखकर बहुत ही खुश होते हैं और खुशी खुशी रेशमा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। आओ छोटी बहू, अंदर आ जाओ, हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। शांति अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसे अपने घर के अंदर कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही माया की छोटी बहू पूजा कमरे को चारों ओर से देखती है। यह देखकर पूजा की सास उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, तू कमरे को इतने चारों ओर से क्यों देख रही है? माँ जी, इस कमरे को देख रही हूँ, ये कमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, आप बताइए कि मेरा कमरा कौन सा है? शादी के रीति रिवाज में बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। आप जल्दी से बता दीजिए मेरा कमरा कौन सा है। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी नीलम का कमरा है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में भला कैसे रह सकती हैं? बहू, तुम तो जानती हो हमारे गरीबी को, पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद ही रसोई में खाट लगा कर सोती हूँ। पूजा मुंह बनाकर उसी कमरे में बैठ जाती है। तभी शाम को उसकी जेठानी उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो बोलना। फिर रात को देवरानी जेठानी
एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ सो जाती हैं। कमरे की एक तरफ जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर देवरानी, इसी तरह वो लोग सो जाते हैं। अचानक रात को गंदी बदबू आती है, जिससे पूजा की आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि कमरे में बिल्ली पोटी करके चली गई है। वह कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। मूली के पराठे खाकर इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये जेठानी तो आइटम बम छोड़े जा रही हैं। इन्हें तो ज़रा भी शर्म नहीं आ रहा है। ये भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपने सुहागरात को लेकर। सुहागरात वाले दिन भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस सूंघना पड़ रहा है। ये भगवान, क्या क्या मुझे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी जेठानी की आंखें खुल जाती हैं और वह पूजा से कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, आप अभी तक सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हैं, उस पर नींद कैसे आएगी? और ऊपर से ये मच्छर कानों में गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना तो आम बात है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अपनी तकदीर को कोसते हुए पूजा सो जाती है। फिर अगली सुबह पूजा की मुँह दिखाई का रस्म होता है, इसलिए मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है, तू भी जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। क्या खुशखबरी सुना दूँ? शादी के पहले ही दिन से हम लोग अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलम अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा भी अपने बहन से बात कर रही थी। दोनों एक ही कमरे में थी, इसीलिए दोनों में से किसी की भी बातें फोन पे सही से नहीं हो पा रही थी। ओहो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पे भी ठीक से बात नहीं कर सकते। ओहो देवरानी जी, इतनी ही परेशानी हो रही है तो बाहर आंगन में चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ आंगन में धूप में, आप ही चली जाओ ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। कमरे का सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने पूरा कमरा फैला दिया, और ये गीली तौलियाँ, इसे मेरे बिस्तर पे क्यों डाल दिया? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, ये मेरा भी कमरा है, और मुझे यहाँ पर कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी ही अकेले पूरे कमरे को साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जेठानी की डिलीवरी का समय पास आ जाता है। इसीलिए उसकी सास उसकी गोद भराई का रस्म रखती है, जिसके लिए नीलम शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो आप आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार हो जाने दो, तुम बाद में तैयार हो जाना। ओहो, क्या मुसीबत है, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से बाथरूम से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर तो एक ही है। न जाने मुझे कब तक ऐसे हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा कमरा गंदा करके रखती हो। रहती तो तुम भी इसी कमरे में हो, लेकिन सफाई अकेले मैं ही करती हूँ। नहीं तो क्या, ये सिर्फ आप ही का कमरा है। इस कमरे पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। बातों ही बातों में बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, और गलती से पूजा के हाथ से नीलम को धक्का लग जाता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसका पति उसे बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम गिरने से बच गई, नहीं तो राम जाने आज क्या हो जाता। अगर मेरा बेटा सही टाइम पर यहाँ ना आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन इस आने वाले छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचा होता। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण
तुम दोनों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हाथापाई पे उतर आओ। तुम दोनों तो जानती हो कि हम अभी गरीब हैं, इसलिए हम कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपनी सास की बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपने सास से कहती हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ माँ जी, पूजा सही कह रही है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन ले ली है और बहुत जल्द हम उस पर 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ छोटा सही कह रहा है, हमने ज़मीन ले ली है, हम उस पर बहुत जल्द कमरे भी बनवा देंगे। हमने सोचा था कि आप तीनों को हम सरप्राइज़ देंगे। यह सुनकर तीनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगती हैं। अब उनके बीच एक कमरे को लेकर झगड़ा भी खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो लोग अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।